स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग गई है। राज्य सरकार ने पोल्ट्री फार्म नीति को मंजूरी दी। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में बड़े पोल्ट्री फार्म पर 40% जबकि मैदानी इलाकों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। यूपीसीएल में ट्रांसमिशन लॉस को कम करने की पॉलिसी पर भी मुहर लगाई गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में ग्रीन सेस को 28% से बढ़ाकर 30% करने का फैसला लिया गया। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस बढ़ाया गया है। इसकी वसूली फास्टैग के जरिए की जाएगी। वहीं तपोवन से कुंजापुरी नरेंद्रनगर तक के लिए रोपवे बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग को जिम्मा सौंप दिया गया है। एक महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत बेसहारा महिलाओं को 2 लाख तक के काम पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। 2000 महिलाओं को हर साल रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। सड़कों पर घूम रहे 16,000 बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाने का भी फैसला लिया गया है। तो आज ग्रीन सेस ये पूर्व में 2017 में निर्धारित की गई थी, प्रवेश उपकर नाम से ये 2017 में निर्धारित की गई थी। उसके बाद कोई वृद्धि नहीं की गई थी। तो ये प्रवेश उपकर में मुद्रास्फीति की दर के बराबर लगभग 28 से 30% की वृद्धि का प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन किया गया है। साथ ही वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। और चंपावत जिले के टनकपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना को समर्पित तिरंगा शौर्य यात्रा में लोगों का भी सैलाब उमड़ पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों में खुशी की लहर है और सीएम धामी के साथ यात्रा में उमड़े हजारों लोगों ने वीर जवानों को नमन किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब बीजेपी घर घर जाएगी और इसकी कमान पार्टी के महिला मोर्चा को दी जाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और बीजेपी महिलाओं को टारगेट करके चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को देश की बड़ी सफलता के तौर पर बताने वाली है और जिस तरह से भारत सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग में महिला सेना अधिकारियों को आगे किया था, वैसे ही बीजेपी महिला मोर्चे को आगे करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा कैंडल मार्च से लेकर शोभा यात्रा भी निकालेगी। जनपदों में सम्मान रैली निकाली जाएगी, जिसको सिंदूर यात्रा के रूप में लिया जाएगा और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जनपदों में यात्रा निकालकर शौर्य स्थल और शहीद स्थलों, स्मारकों पर जाकर दीप जलाकर उन सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। और कोटद्वार में एक नामी पिज्जा शॉप के पिज्जा में एल्यूमिनियम का तार निकलने के मामले में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दुकान के किचन के साथ स्टोर्स का भी निरीक्षण किया है। साथ ही पिज्जा की दुकान से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में शिवानी गुप्ता नाम की महिला ने पिज्जा की दुकान में पिज्जा ऑर्डर किया था। इसमें एक सिल्वर कलर का तार पिज्जा में मिला। महिला ने इसकी लिखित शिकायत की थी। इसके बाद पिज्जा शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो कैसे? एक कंप्लेंट रिटर्न में प्राप्त हुई थी कि पिज्ज़ा कहीं लिया गया था। मैडम हैं एक शिवानी गुप्ता मैडम, उन्होंने जो है इसको ख़रीदा था, उसमें एक तार निकलने की कंप्लेंट थी। तो उसी के क्रम में हमको 14 तारीख को कंप्लेंट मिली थी। उसी के क्रम में हमारे यहाँ आज मैंने इनके यहाँ इंस्पेक्शन किया है। चमोली से खबर, जहां पर खलताल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। दरअसल कार चढ़ाई की ओर जा रही थी, तभी अचानक से ड्राइवर का नियंत्रण कार से हट गया और कार पीछे की ओर आने लग गई, पहाड़ी में फंस गई। इसका वीडियो भी सामने आया। गनीमत ये रही कि हादसे में ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और लोगों ने वक्त रहते हुए कार से उसे निकाल लिया।
और हरिद्वार के लक्सर इलाके में खेड़ी खुर्द गांव में दो पक्षों में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष में लाठी डंडे और पत्थर भी चलने लग गए। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के दो पक्षों का पुराना मैटर चल रहा था, विवाद चल रहा था। इससे पहले भी दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। लाठी डंडों से मारपीट की घटना वीडियो में सामने आई है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हरिद्वार में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। बच्ची का शव रेलवे टनल के पास शत विशत हालत में मिला। देर शाम बच्ची के पिता ने हरिद्वार नगर कोतवाली पहुंचकर अपने ही परिचित सूरज पर बच्ची को ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार सुबह बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसएसपी समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, छानबीन शुरू की। पुलिस आरोपी सूरज की तलाश में जुट गई है। बच्चे के पिता और आरोपी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। उनके द्वारा पुलिस में आके एक सूचना दी गई थी कि उनकी 4 साल की बच्ची घर से लापता है। उनके द्वारा इसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हीं के साथ रहने वाला अभियुक्त सूरज वो भी घर से लापता है। जब पुलिस के द्वारा तत्काल अपहरण में मुकदमा करके इसमें उसकी खोज के हम लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। आज सुबह बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। इस शव को पुलिस के द्वारा आवश्यक जो कार्रवाई है पीएम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ हत्या और रेप का मामला हमें प्रतीत होता है। और अब आपको बताते हैं एक बेहद ही चौंकाने वाले और हैरान कर देने वाला मामला जो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सरकारी विभाग में खोई हुई सर्विस बुक को खोजने के लिए देवता का सहारा लिया जा रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बकायदा लिखित आदेश दिया गया कि वे शनिवार को अपने घर से 2 मुट्ठी चावल लाकर कार्यालय में जमा कर दें। आदेश में कहा गया है कि इन चावलों को मंदिर में डाला जाएगा, फिर देवता ही न्याय करेंगे। इस आदेश को शुक्रवार को जारी किया गया। दरअसल मामला पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड लोहा घाट का है, जहां विभाग के अपर सहायक अभियंता जयप्रकाश की सर्विस बुक ऑफिस से गुम हो गई, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने या विभागीय जांच के बजाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष कुमार ने आस्था के नाम पर पूरे स्टाफ के लिए ये आदेश जारी कर दिया, जिससे अब हर कोई हैरान है। वहीं जैसे ही आदेश की कॉपी वायरल हुई, लोहा घाट से लेकर देहरादून से पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह का आदेश न केवल अनुचित है, बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जवाब तलब किया जा रहा है। राजधानी देहरादून की आईएसबीटी चौकी में घूसखोर दरोगा को विजिलेंस द्वारा रंगे हाथों ट्रैप करने के बाद आईएसबीटी चौकी में तैनात 11 पुलिस कांस्टेबल पर भी गाज गिरी है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार शाम मीटिंग लेते हुए चौकी में तैनात 11 पुलिस कांस्टेबल के जिले के बाहर ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। और घूसखोर दारोगा के ट्रैप होने के बाद से ही पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक का अमला सख्ते में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार किया है और करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। कई बड़े भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं और लोगों से मिल रहे समर्थन के बाद सीएम धामी ने भी ऐलान कर दिया है कि उनका ये अभियान अभी आगे भी जारी रहने वाला है, जिसके बाद भ्रष्टाचारियों में त्राहिमाम मच गया है। देखिए रिपोर्ट। करप्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति ने भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी है और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 3 साल में 150 से ज्यादा आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जिसमें आईएएस, आईएफएस से लेकर इंजीनियर, कर्मचारी और पुलिसकर्मी तक शामिल हैं। देहरादून में पुलिस कर्मियों पर हुए हालिया एक्शन के साथ ही सीएम धामी की इस मुहिम को जनता का भी जबरदस्त साथ मिल रहा है। लिहाजा लगातार भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। नैनीताल में मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट को 1,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। नैनीताल में पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर को 10,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया। हरबटपुर में बिजली विभाग का जेई 15,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। रामनगर में एलआईयू के दारोगा और मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार में आरटीओ कर्मचारी को 3,000 की घूस लेते पकड़ा गया।
काशीपुर में रोडवेज एजीएम को 90,000 घूस मांगने पर गिरफ्तार किया गया। खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को 10,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया। देहरादून में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर को 75,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर में जिला आबकारी अधिकारी को 1 लाख घूस मांगने पर पकड़ा गया। वहीं पौड़ी में कानूनगो को 15,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचारियों पर तीखा प्रहार जारी है और एक के बाद एक करप्शन के किंग जेल में जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति ही रही है कि देहरादून में आईएसबीटी चौकी प्रभारी घूसखोर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा गया और चौकी के 11 कांस्टेबल को भी जिले से बाहर तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। सीएम धामी की सख्ती के बाद प्रशासनिक पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है और आम जनता का भी सिस्टम में भरोसा मजबूत हो रहा है। सीएम धामी खुद कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये निर्णायक अभियान है जो आगे भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बीजेपी जश्न मना रही है और अब कांग्रेस नेता भी इसका जश्न मनाने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए 18 मई को देहरादून में काफल पार्टी रखी है और पहाड़ी जंगली फल काफल की पार्टी का बकायदा पोस्टर भी जारी हुआ है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद लिखा गया है। खबर है कि इस मौके पर हरीश रावत कुछ पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत आम, काफल, नींबू, ककड़ी पार्टी देकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार की काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की सफलता बताने पर है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी अपने क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान नरेंद्र नगर विधानसभा की मुनिगिरेती में पहुंचे। इस दौरान अनिल बलूनी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है और कई मुद्दों पर बातचीत भी की। अनिल बलूनी ने कहा कि हम मिलकर विकसित गढ़वाल के सपने को साकार करेंगे और हम सभी पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। इस दौरान देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। और इससे पहले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने देवप्रयाग में गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। देवप्रयाग में पहले विकास कार्यों की समीक्षा हुई और उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती है, लिहाजा देवप्रयाग का खासा महत्व है और यहाँ पर अनिल बलूनी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया है। बलूनी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और विकसित गढ़वाल के लिए काम भी कर रहे हैं। बड़ी खबर, गंगा आरती में शामिल हुए हैं अनिल बलूनी। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर उन्होंने गंगा आरती की है देवप्रयाग में। ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारे के साथ मां गंगा की आरती उतारी है उन्होंने और उनको नमन किया है। अब बात करते हैं राज्य में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव की। तो बाहरी लोगों के घुसपैठ और जमीनों पर कब्जों के मामलों में अब जनजातीय क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। देहरादून के पहाड़ी इलाके त्यूड़ी में न्यूज़ 18 के पड़ताल में 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेमोग्राफी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बाहरी घुसपैठ होती जा रही है। कुमाऊं के मैदान के कई इलाकों में तो पहले ही डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वहीं अब जनजातीय इलाकों के हालात भी खराब होने लगे हैं। देहरादून जिले के सीमावर्ती इलाके त्यूणी में जब न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की तो यहाँ डेमोग्राफी बदलने के हैरानी भरे आंकड़े सामने आए। प्रदेश में बाहरी लोगों की घुसपैठ और यहाँ पर अवैध कब्जों के आंकड़े किसी से छुपे नहीं है। इस समय मैं देहरादून जनपद के सीमावर्ती इलाके यानी कि त्यूनी क्षेत्र में हूं और यहाँ पर भी 1 दर्जन से अधिक गांव की सूरत बदल चुकी है। त्यूनी के 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और कई गांव अब मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। त्यूनी के पुटाड़ ग्राम पंचायत में 40 साल पहले 1 मुस्लिम परिवार आया था, लेकिन अब यहाँ 30 मुस्लिम परिवार हो गए हैं। सुनीर गांव में जहां 1 मुस्लिम परिवार कभी था,
तो आज यहाँ 45 मुस्लिम फैमिली है। हनोल में अब 32 फैमिली हो चुके हैं। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम बस्ती बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ये जनजातीय क्षेत्र हैं जहां कोई बाहरी जमीन खरीद नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने अपने नाम जमीन करा ली है। वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बना लिया गया है। जी मेरा जन्म यहीं का हुआ है, लगभग 80-70 साल। मेरे पापा का भी जन्म यहीं का है। आप यहाँ पर रह रहे, जमीनें भी क्या आपके नाम है? हाँ जी, जमीन भी नाम है। क्या नाम है आपका? इरफान। पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10th। कहाँ रहते हैं आप लोग? धनराज। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 19-20 घर है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्या जमीनें भी आपके नाम है यहाँ पर? जी हाँ। काफी सालों से रह रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं, जमीनें वगैरह क्या, जमीन आजीविका क्या साधन है? जमीन तो सर नाम है। तो यहाँ पर बिवलाड़ में है, कितने परिवार टोटल यहाँ रहते हैं? यहाँ 12-13 परिवार है। क्या जमीनें भी आप लोगों के नाम है? नाम है जमीन। कब से रह रहे हैं? हमारे परदादों से पहले से। दरअसल इन इलाकों में बाहर से आए मुस्लिम लोग शुरू में वन गुर्जर के रूप में पहुंचे और वन विभाग से परमिट लेकर यहां गर्मी के मौसम में रहा करते थे और ठंड के मौसम में फिर वापस चले जाते थे। लेकिन बाद में कुछ परिवार यहां स्थायी रूप से रहने लगे और लोगों के बाग बगीचे में चौकीदारी का काम करने लगे, जिसके बाद तिकड़मबाजी से इन लोगों ने जमीनें अपने नाम करा ली और अब 1 दर्जन से ज्यादा गांव की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। इससे पहले क्षेत्र में मात्र 44 परिवार थे और आज अनगिनत परिवार हो गए हैं। तिवनी का सुनीर गांव है जिसमें 1 परिवार आया था और 18 परिवार हिंदू थे। आज वहां पे 45 परिवार मुस्लिम हो गए हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब और कैसे इन गांवों की सूरत बदल गई और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या यहां पर इतनी तादाद में बढ़ गई। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर ट्राइबल एरिया जब है तो यहां पर इनके नाम जमीन कैसे लगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर क्या रुख अपनाता है और कब तक कार्रवाई अमल में लाता है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता। और हल्द्वानी के गोलापार इलाके की डेमोग्राफी इतनी ज्यादा तेजी से बदल रही है कि कई इलाकों के पारंपरिक नामों पर भी खतरा मंडराने लग गया है। कल तक जिन इलाकों के नाम हिंदी या पहाड़ की लोक भाषा में थे, उन इलाकों के नाम अचानक से उर्दू जुबान से जुड़ गए। आखिर ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी के इस हरे भरे इलाके गोलापार की नई पहचान अंसारी कॉलोनी, ख्वाजा कॉलोनी, नवाब खेड़ा और खान चाचा के रूप में बनती जा रही है, जबकि कभी इनकी पहचान पंत फार्म, खेड़ा चौराहा और नवाड़ खेड़ा के रूप में हुआ करती थी। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र से अचानक लोग यहाँ छोटे छोटे प्लाट लेने पहुँच गए, जिससे न सिर्फ इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है बल्कि इलाकों के पुराने नाम भी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। वहाँ जो प्लॉट खरीदे गए हैं 5 बाई 60 फीट, 4.5 बाई 70 फीट, आखिर इन प्लॉटों में 5 फीट चौड़ाई में कौन सा मकान बनना है, कौन से क्या होने हैं, यही तो हम लगातार यही मांग उठाते आ रहे हैं कि इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम करने आए हैं। हालांकि इस डेमोग्राफिक बदलाव के लिए सीधे तौर पर कुछ बाहरी प्रॉपर्टी डीलर, कुछ स्थानीय नेता, ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर जिम्मेदार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। 2 से 5% कमीशन के चक्कर में ये भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और ऊंचे दामों का लालच देकर जमीनों का सौदा करवा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग डेमोग्राफिक बदलाव के साइड इफेक्ट्स अभी से महसूस करने लगे हैं। बढ़ते अपराध उन्हें चिंता में डाल रहे हैं। घटनाएं भी घट रही हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा अशांति होने का खतरा पैदा हो गया है। इससे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्वतीय संस्कृति के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, जो अत्यंत सीधे साधे लोग हैं, तो उनका घबराना और भयभीत होना और आने वाले समय में एक डेमोग्राफी चेंज होने के बाद निश्चित मानिए वहाँ पर कई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।
लोगों की शिकायत के बाद जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गया है। जांच के दौरान अभी तक 400 से ज्यादा घरों के कागज संदिग्ध पाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कुछ अन्य गांव गोलापार के ऐसे हैं जहां पर प्रारंभिक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे संबंधित भू अभिलेख और अन्य जो कागजात हैं वो हम लोग एकत्र कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर इस तरह सिद्ध होता है तो उसके विरुद्ध भी इन कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है जांच में बहुत सारे तथ्यों का सामने आना बाकी है। जिस तरह से बाहरी राज्यों से एक विशेष समुदाय के लोग देवभूमि की शांत वादियों की तरफ जमीनें खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं, उससे मामला संदेह के घेरे में है और स्थानीय लोगों के लिए चिंता में डालने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन है, लेकिन भारत चीन बॉर्डर से शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। इस सीजन में 250 यात्रियों को ही पवित्र मानसरोवर दर्शन का मौका मिलेगा। देखिए। पांच साल बाद सावन के महीने में इस बार शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार 250 यात्रियों को चीन सीमा में जाकर पवित्र मानसरोवर और कैलाश दर्शन का मौका मिलेगा। भारत चीन रिश्तों में तल्खियां और कोविड की वजह रही कि यात्रा शुरू होने में 5 साल का वक्त लग गया। इस बार 50-50 यात्रियों के 5 ग्रुप ही कैलाश मानसरोवर जाएंगे, जबकि 2019 तक 15 ग्रुप इस यात्रा में जाते रहे हैं। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद भारत चीन सीमा पर होने वाली इस यात्रा को लेकर सरकार खुश है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के पश्चात 30 जून 2025 को दिल्ली से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा में 250 यात्री जो है प्रतिभाग करेंगे और ये अंतिम बार यात्रा जो है 2019 में संचालित की गई थी। कोरोना महामारी के कारण इसका संचालन नहीं हो सका। इस वर्ष जो है यात्रा में 50-50 यात्रियों का कुल 5 दल जाएंगे। प्रथम दल 10 जुलाई को लिपुलेख के पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा। अंतिम दल जो है 22 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। चीन सीमा होने के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा तय वक्त के लिए होती है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन, वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल के बाद तय यात्रियों को ही मौका मिल पाता है। यही वजह कि अब पिथौरागढ़ में आदि कैलाश दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश यात्रा को प्रमोट कर चुके हैं, पर बावजूद इसके मानसरोवर यात्रा शुरू होने से लोग खुश हैं। कैलाश जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है, उसके साथ साथ आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे भी बहुत धार्मिक महत्व वाले स्थान भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब जेपी नड्डा जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको एक फिर से दोबारा नई पहचान मिलने जाएगी और कैलाश मानसरोवर के साथ साथ आदि कैलाश और ओम पर्वत को भी एक विशिष्ट पहचान यहाँ पे मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्लान पूरी तरह भारत चीन संबंधों पर टिका है। तो ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान से रिश्तों में तनाव बढ़ा है, 5 साल बाद शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा को भारत चीन संबंधों में बेहतरी के तौर पर देखा जा रहा है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।